नमस्कार विद्यार्थियों, श्री श्याम कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम बीए बीएड थर्ड ईयर के लिए विश्व का प्रादेशिक भूगोल पढ़ रहे हैं, जिसका ये 59वां भाग है। विश्व के प्रादेशिक भूगोल में हम चीन का प्रादेशिक अध्ययन कर रहे हैं और उसमें हमने चीन की जो भौतिक विशेषताएँ हैं, कुछ भौगोलिक विशेषताएँ हैं, उनके बारे में हमने पढ़ लिया था। मिट्टियों के बारे में हमने पिछले अध्याय में पढ़ा। अब हम चीन की कृषि के बारे में पढ़ेंगे। चीन में कौन कौन से प्रकार की कृषि की जाती है, किस प्रकार की कृषि चीन में की जाती है। तो चीन में कृषि के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो जैसे कि एशियाई देश मुख्यतः क्या हैं, उसी कृषि प्रधान देश में उसी प्रकार चीन मूल रूप से क्या है, कृषि प्रधान देश है। चीन की लगभग 60% जनसंख्या कृषि कार्य में संलग्न है। यानी 60% जनसंख्या है चीन की, वो कृषि कार्य करती है, कृषि कार्य में संलग्न है। चीन की जो कुल क्षेत्रफल है, चीन के चीन के कुल क्षेत्र में 12% जो भाग है, कुल क्षेत्रफल का 12% भाग कृषि योग्य है। यानी चीन का जो, जैसे कि हम जानते हैं, भौगोलिक विस्तार, जो क्षेत्रफलीय विस्तार है वो अत्यधिक है, लेकिन चीन की केवल 12% भूमि ही कृषि योग्य है। इसके अलावा पर्वत पठार का जो भाग है, पर्वतीय छोटी छोटी पहाड़ियों का जो फैलाव है, वो चीन में ज़्यादा पाया जाता है। पर्वतीय एवं पहाड़ी क्षेत्र ज़्यादा होने के कारण केवल 12% भूमि ही यहाँ पर कृषि योग्य है। 1520 लाख हेक्टेयर यहाँ पर कृषि योग्य भूमि है। और उस कृषि योग्य भूमि की अगर जनसंख्या के हिसाब से देखें तो 0.2 हेक्टेयर प्रति व्यक्ति यहाँ पर कृषि योग्य भूमि है। यानी केवल 0.2 हेक्टेयर भूमि है वो प्रति व्यक्ति यहाँ पर है, जो कि भारत से भी इसको हम कम मान सकते हैं। अब यहाँ पर प्राचीन काल से कृषि की जा रही है, जैसा कि हम जानते हैं प्राचीन काल से चीन में कृषि की जा रही है, लेकिन 1950 के दशक के बाद भी यहाँ पर कृषि में का आधुनिकीकरण हुआ। 1950 के बाद प्रारंभ हुई यहाँ पर आधुनिक कृषि, और उसी आधुनिक कृषि के फलस्वरूप यहाँ पर क्या हुआ, उत्पादन में वृद्धि हुई, जिससे यहाँ पर प्रति व्यक्ति जो मांग आपूर्ति है उसके लिए उत्पादन में, खाद्यान्नों में वृद्धि की गई। इसके द्वारा क्या है, यहाँ पर कृषि भूमि है उसमें जो कृषि उत्पादन है उसमें विस्तार हुआ। तो चीन की कृषि की कुछ सामान्य विशेषताएं हैं, उसके बारे में हम देखते हैं। जैसे चीन में गहन कृषि की जाती है, कौन सी फसलों की कृषि चीन में की जाती है, कौन कौन सी विशेषताएं हैं। श्रम आधारित, यानी कौन से प्रकार की कृषि यहाँ पर की जाती है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहली चीन की विशेषता है, ये चीन की कृषि की विशेषताएं हम पढ़ रहे हैं। कृषि विशेषताएं, नंबर 1 यहाँ पर गहन निर्वहन कृषि है वो की जाती है। यानी चीन की जो कृषि है वो गहन निर्वाहन कृषि हम कह सकते हैं। जीवन निर्वाह के लिए जो कृषि की जाती है, गहन कृषि। जैसा कि हम जानते हैं कृषि योग्य भूमि बहुत ही कम है,
0.2 हेक्टेयर प्रति व्यक्ति यहाँ पर कृषि भूमि उपलब्ध है। कृषि भूमि जनसंख्या की तुलना में कम, मात्र 0.2 हेक्टेयर। 0.2 हेक्टेयर कृषि उपलब्ध है प्रति व्यक्ति, तो यानी गहन कृषि करनी पड़ेगी यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या इंटेंसिव सब्सिस्टेंस कल्टीवेशन होता है, यानी गहन निर्वाह मूलक कृषि यहाँ पर की जाती है। अब जिसके अंतर्गत मुख्यतः जो उत्पादन है, जो उत्पादित पदार्थ हैं, उसका उपयोग कृषकों के द्वारा ही कर लिया जाता है, या इसमें ज़्यादातर खाद्यान्न फसलें हैं वो गहन निर्वाह कृषि की विशेषताएं होती हैं। जैसे हमने कृषि के प्रकार जब पहले पढ़े थे तो इसमें पढ़ा था कि गहन निर्वाह कृषि की मुख्य जो फसल होती हैं वो कौन सी फसलें होती हैं? खाद्य फसल। खाद्य फसलें जो हैं वो गहन निर्वाहन कृषि की प्रमुख विशेषता होती है, ज़्यादातर इसमें खाद्य फसलें ही बोई जाती हैं। उत्पादन के लिए चीन के कृषक अब जो बेकार पड़ी हुई जो भूमियाँ होती हैं, जहाँ पर या पेड़ लगे होते हैं, उनके आसपास की जो भूमियाँ होती हैं वहाँ पर भी क्या है सब्जी वगैरह को उगा लेते हैं, उसमें भी छोटा मोटा उत्पादन है वो कर लेते हैं, जिसमें फल है, शहतूत, सब्जी आदि की कृषि यहाँ पर कर ली जाती है। उसके बाद चीन की, यानी एक तो चीन की मुख्य विशेषता कृषि की क्या है? गहन निर्वाहन कृषि की जाती है, क्योंकि विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या चीन में है। क्षेत्रफल भी हालांकि बहुत ज़्यादा है, लेकिन प्रति व्यक्ति या अगर हम कृषि भूमि की बात करें तो वह भारत के समान ही है, यानी जितनी भारत की कृषि भूमि है लगभग उतनी ही चीन की कृषि भूमि है। तो यहाँ पर इसके कारण के जनसंख्या का दबाव अधिक होने के कारण यहाँ पर कृषि की पहली विशेषता आती है गहन निर्वाहन कृषि। निर्वहन के उद्देश्य से यहाँ पर कृषि की जाती है, यानी प्रति हेक्टेयर जो जनसंख्या का दबाव है वो ज़्यादा होने के कारण यहाँ पर गहन निर्वहन कृषि की जाती है। ये पहली विशेषता होगी चीन की कृषि की। दूसरी विशेषता की अगर हम बात करें, खाद्य फसलों की प्रधानता है, यानी चीन की कृषि में खाद्य फसलों की प्रधानता। चीन की जनसंख्या आकार अधिक है, यानी जनसंख्या बड़ा होने के कारण खाद्य फसलें अधिक बोई जाती हैं। अब जनसंख्या का आकार, जैसे कि हम जानते हैं चीन का जो जनसंख्या का आकार काफ़ी बड़ा है, विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या चीन में लगभग 130-135 करोड़ जनसंख्या चीन में निवास करती है। तो उसके कारण यहाँ पर लोगों के भरण पोषण के लिए सबसे ज़्यादा जो खाद्य फसलें हैं वो बोई जाती हैं। खाद्य फसलों में अब एशिया की बात करें तो एशिया की प्रमुख खाद्य फसलों में सबसे पहला स्थान आता है चावल का, चावल, दूसरा आता है गेहूं का। तो दो मुख्य खाद्य फसलें तो होगी चावल एवं गेहूं, यानी चावल एवं गेहूं की कृषि ज़्यादा की जाती है। इसके अतिरिक्त मक्का, जौ, बाजरा, चना, मटर, ये जो है यहाँ की मुख्य खाद्य फसलों में आती हैं। मक्का, जौ, चना, मटर, ये जो फसलें हैं ये चीन में खाद्य फसलों के रूप में ज़्यादा बोई जाती हैं, यानी खाद्य फसलों की ज़्यादा यहाँ पर कृषि की जाती है। इसके अलावा कुछ व्यापारिक फसलें भी बोई जाती हैं, जैसे कपास है, गन्ना है, इसके अतिरिक्त चाय, कपास, चाय, इनके उत्पादन में भी ये अग्रणी है। इसके अलावा चावल एवं गेहूं के उत्पादन में भी, जैसा कि हम जानते हैं, चीन का स्थान प्रथम है, अग्रणी ये चीन इनके उत्पादन में है। तो इसके यहाँ पर कम क्षेत्र होने के बावजूद भी भारत के बराबर लगभग समान यहाँ पर क्षेत्र में फसलें बोई जाती हैं, लेकिन फिर भी क्या है, इनका उत्पादन ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पर प्रति हेक्टेयर जो उत्पादन है प्रति हेक्टेयर उत्पादन जो है वो भारत की तुलना में यहाँ पर क्या है, अधिक है। इसलिए यहाँ पर समान क्षेत्रफल होते हुए भी भारत की तुलना में जो उत्पादन है फसलों का वो ज़्यादा होता है, यानी फसलें भारत के प्रति हेक्टेयर उत्पादन से यहाँ पर प्रति हेक्टेयर उत्पादन ज़्यादा होने के कारण उतने ही क्षेत्र में ज़्यादा फसलें भारत की तुलना में ये प्राप्त करते हैं। दूसरी जो
विशेषता है वो है परंपरागत कृषि। चीन के अधिकांश क्षेत्रों में, यानी चीन में हालांकि कृषि का आधुनिकीकरण हुआ है, लेकिन बहुत सारे क्षेत्र अब भी हैं, ग्रामीण क्षेत्र, जहां पर दूर दराज के क्षेत्रों में अब भी कौन सी कृषि की जाती है? परंपरागत कृषि वहां पर अब भी की जाती है। यानी विभिन्न प्रकार के कृषि कार्यों में प्राचीन काल के जो उपकरण, जैसे प्राचीन काल में हल है, कुदाल, फावड़ा, हंसिया, खुरपे आदि के माध्यम से जो कृषि कार्य किए जाते थे, उसी प्रकार से वर्तमान में भी चीन में बहुत सारे क्षेत्रों में परंपरागत विधियों से कृषि की जाती है। लेकिन खेतों में कृषि यंत्रों का जब उपयोग ज़्यादा हो या उन्नत बीजों का, इसके अलावा उन्नत जो कीटनाशक हैं या उर्वरक हैं उनका उपयोग ज़्यादा हो, तो परंपरागत कृषि की तुलना में उत्पादन ज़्यादा प्राप्त किया जा सकता है। तो धीरे धीरे, जैसा कि हम जानते हैं, जिस प्रकार भारत में कृषि का यंत्रीकरण हो रहा है, उसी प्रकार चीन में भी धीरे धीरे क्या है, कृषि का यंत्रीकरण हो रहा है, जिसके माध्यम से क्या है, उत्पादन में भी वृद्धि हो रही है। अब अगली जो विशेषता है, भारत के समान ही, जैसे कि हम जानते हैं चीन की जलवायु है वो भी मानसूनी प्रकार की जलवायु है। तो जैसे भारत में मानसून का बहुत महत्व रहता है, उसी प्रकार यहाँ पर भी मानसून का अत्यधिक महत्व रहता है। यानी कृषि में सिंचाई का महत्व मानसूनी जलवायु के कारण यहाँ सिंचाई का महत्व अधिक है। मानसूनी जलवायु यहाँ की है, इसके कारण यहाँ पर सिंचाई का महत्व भी भारत के समान क्या है। सिंचाई, जैसे कि हम जानते हैं मानसूनी वर्षा क्या होती है, अनिश्चित होती है, कभी ज़्यादा हो जाती है, कभी कम हो जाती है, कभी अल्पवृष्टि तो कभी अतिवृष्टि की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो इसके कारण यहाँ पर सिंचाई का महत्व ज़्यादा रहता है। यानी सिंचाई अगर नहीं सुविधा उपलब्ध नहीं होगी तो पर्याप्त उत्पादन नहीं किया जा सकेगा। तो इसलिए क्या है, यहाँ पर विभिन्न प्रकार के जैसे कुएं, तालाब हैं, नहरें आदि माध्यमों से यहाँ भी सिंचाई की सुविधा है। यानी पूर्णतः उत्पादन प्राप्त करने के लिए सिंचाई के साधनों पर निर्भर रहना पड़ता है, जिसमें नहरें, तालाब एवं कुएं जो हैं वो यहाँ के प्रमुख सिंचाई साधनों में सम्मिलित हैं। तो उत्पादन लगातार अनवरत अच्छा प्राप्त किया जा सके, उसके लिए क्या है, सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होनी जरूरी है। अब जैसे दक्षिणी चीन में सिंचाई के साधनों की बात करें तो दक्षिणी चीन में तालाब प्रमुखतः सिंचाई के साधन है। दक्षिणी चीन में तालाब, तो दक्षिणी चीन में जो सिंचाई की जाती है वो तालाबों के माध्यम से की जाती है। यानी प्रमुख सिंचाई का साधन दक्षिणी चीन में क्या है, तालाब हैं। अगर पूर्वी भाग में बात करें, यानी समतल मैदानी भाग है, और समतल मैदानी भाग में जैसा कि हम जानते हैं नहरें सिंचाई का प्रमुख साधन होती हैं। पूर्वी मैदानी भाग में नहरें सिंचाई का प्रमुख साधन है। दक्षिणी चीन में जो तालाब और पूर्वी भाग जो है उसमें नहरें प्रमुखतः सिंचाई के साधन है। तो इस प्रकार उत्तरी चीन की अगर हम बात करें तो उत्तरी चीन में कुएं सिंचाई का प्रमुख साधन है। उत्तरी चीन में कुएं, तो इस प्रकार से दक्षिणी चीन में तालाब के माध्यम से सिंचाई ज़्यादा की जाती है। पूर्वी चीन में नहरें, समतल मैदानी भाग जो है उसमें नहरों के माध्यम से सिंचाई की जाती है, और उत्तरी चीन जो है उसमें कुओं के माध्यम से सिंचाई ज़्यादा की जाती है। तो लगभग इसकी जो कुल सिंचित भूमि है उसके 50% अगर क्षेत्र की बात करें तो उस पर सिंचाई कुओं एवं नलकूपों के द्वारा होती है। कुल सिंचित भूमि का 50% कुएं एवं नलकूप, इनके द्वारा सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होती है। तो जैसा कि हम जानते हैं भारत के समान चीन की जो जलवायु है वो भी किस प्रकार की है, मानसूनी जलवायु है। और मानसूनी जलवायु में वर्षा की अनिश्चितता रहती है। अब अनिश्चितता रहने के कारण यहाँ पर किसके सिंचाई के साधनों की आवश्यकता हमें होती है। तो सिंचाई के साधन के माध्यम से ही कृषि की जा सकती है। जैसे तालाब हैं दक्षिणी चीन में, पूर्वी चीन में नहरें हैं, उत्तरी चीन में कुएं हैं। तो इस प्रकार से सिंचाई के साधनों से यहाँ पर उत्पादन किया जा सकता है। इसके अलावा
जैसे भारत की कृषि श्रम प्रधान है, उसी प्रकार से भी चीन की कृषि भी मानव श्रम प्रधान है, क्योंकि जनसंख्या अधिक है तो मानव श्रम का महत्व अधिक है। मशीनों को थोड़ा कम काम में लिया जाता है, इसके लिए मानव श्रम है वो अधिक काम में लिया जाता है। श्रम आधारित कृषि। जनसंख्या अधिक होने के कारण मानव श्रम अधिक उपयोगी है, यहाँ पर अधिक उपयोग में लिया जाता है। यानी अधिकांश कार्य है वो मनुष्य के द्वारा इसमें किए जाते हैं, क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं चीन की जनसंख्या ज़्यादा है, तो उसी आधार पर जनसंख्या ज़्यादा होने के कारण यहाँ पर जो कृषि कार्य है उसमें मानव श्रम का अधिक महत्व चीन में है। जैसे फसलों की निराई, गुड़ाई, कटाई, मढ़ाई आदि जो विविध कार्य होते हैं उसमें मानव द्वारा जो कार्य है वो ज़्यादा किए जाते हैं। हालांकि मशीनों का उपयोग भी अब धीरे धीरे क्या बढ़ने लगा है, लेकिन भारत के समान ही मानव श्रम का भी यहाँ पर अत्यधिक महत्व है, क्योंकि जनसंख्या अधिक है। तो आर्थिक क्षेत्र में अब जो अलग विकास है के कारण, यानी आर्थिक क्षेत्र में हालांकि चीन ने बहुत ज़्यादा प्रगति की है इन पिछले कुछ दशकों में, लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं कि प्रत्येक व्यक्ति को इतनी बड़ी जनसंख्या को रोजगार उपलब्ध हो जाए। इसलिए क्या है, कृषि क्षेत्र है उस मांग को पूरा करने का कार्य करता है। तो यहाँ पर मानव श्रम का अत्यधिक महत्व है कृषि में। इसके बाद में सामूहिक खेती, ये चीन की कृषि की एक विशेषता है। सामूहिक खेती, सामूहिक खेती भी चीन की कैसी जो कृषि है उसकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। जैसे साम्यवादी सरकार ने सामूहिक खेती के ऊपर विकास किया। इसके अंतर्गत एक जो फार्म होता है जिसमें क्या है, जिसको कम्यून बोला जाता है, कम्यून, जिसमें अनेक छोटे छोटे कृषक मिलकर के एक बड़े कृषि फार्म का निर्माण करते हैं और किसान सामूहिक रूप से उसके ऊपर जो खेती है वो करते हैं। यानी कम्यून क्या होता है, छोटे फार्मों को मिलाकर एक बड़ा फार्म बनाया जाता है। जो छोटे छोटे फार्म है उनको मिलाकर के एक बड़ा फार्म बना लिया जाता है, जिसके ऊपर क्या है, विभिन्न कृषक सामूहिक कृषि करते हैं। यानी अनेक कृषकों के जो छोटे छोटे फार्म होते हैं उनको मिलाकर के एक बड़ा फार्म बना लिया जाता है, और उस बड़े फार्म के ऊपर वो जो सभी कृषक है वो मिलकर के एक छोटे फार्म को बड़ा फार्म जो बनाया है उसके ऊपर वो कृषि करते हैं। इसमें इन्हें निश्चित पारिश्रमिक दिया जाता है। इसकी सामूहिक खेती का जो प्रचलन है वो, जैसे कि हम जानते हैं, ज़्यादातर कृषि जो गहनता है वो पूर्वी चीन में है। तो यानी छोटे छोटे फार्मों को मिलाकर के एक बड़ा फार्म बना लिया जाता है, और उसके ऊपर विभिन्न कृषक वो सामूहिक कृषि करते हैं और उन्हें उससे पारिश्रमिक मिलता है। इस कार्य के बदले इनको पारिश्रमिक मिलता है। और इस प्रकार की जो कृषि है, यानी कम्यून फार्म वाली जो कृषि है या सामूहिक कृषि जो है, इस प्रकार की कृषि पूर्वी चीन में अधिक प्रचलित है। तो इस प्रकार की जो कम्यून फार्मिंग है या कम्यून जो बना करके कृषि की जाती है वो पूर्वी चीन में ज़्यादा विकसित है। तो चीन की जो साम्यवादी सरकार है उसने सामूहिक खेती के ऊपर विकास पर कार्य किया है। इसके अंतर्गत जैसे हमने पढ़ा, एक कम्यून में किसानों को छोटे छोटे जो खेत होते हैं उनको मिला करके एक फार्म बना दिया जाता है, और फिर किसान क्या है, सामूहिक रूप से फिर कृषि करते हैं, जिसके बदले उन्हें निश्चित पारिश्रमिक भी दिया जाता है। और ये जो सामूहिक कृषि है ये विशेषता क्या है, पूर्वी चीन में अधिक प्रचलित है। जैसा कि हम जानते हैं पूर्वी चीन है वो चीन का सबसे सघन
आबादी वाला क्षेत्र है, जिसमें सर्वाधिक जो मैदानी भाग है जिसमें सर्वाधिक कृषि की जाती है। तो पूर्वी चीन में इस प्रकार की जो कम्यून फार्म बनाकर कृषि की जाने वाली जो व्यवस्था है वो अधिक प्रचलित है। तो ये चीन की कृषि की एक प्रमुख विशेषता है, सामूहिक कृषि, और इसका साम्यवादी सरकार के द्वारा, साम्यवादी सरकार जो है चीन की, उसके द्वारा इसका विकास किया गया है। अन्य देशों में भी जो जैसे रूस में भी सामूहिक कृषि की जाती है, अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार की जो सामूहिक कृषि है उसका विकास हुआ है। हालांकि भारत में इस प्रकार की कृषि का विकास अभी तक नहीं हुआ है। इसके अलावा अगर हम कृषि में विशेषतः बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों की प्रधानता ज़्यादा है। चीन में भी भारत के समान ग्रामीण क्षेत्र जो हैं, यानी ग्रामीण के जो लोग हैं, गाँव के जो लोग हैं, उनके द्वारा मुख्यतः कृषि की जाती है। ये भी चीन की एक कृषि की विशेषता हम कह सकते हैं कि जो अन्य निर्वाह मूलक गहन कृषि वाले चीन की जो देश हैं, उन्हीं की भांति 70% जनसंख्या जो कृषि कार्य करती है वो लगभग गाँव में रहती है। यानी चीन की अधिकांश जो कृषि आधारित आबादी है वो क्या है, ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है। यानी हम ये कह सकते हैं ग्रामों की प्रधानता। तो यहाँ की कृषि की ये विशेषता है, लगभग 70% जो आबादी कृषि कार्य कर रही है वो किससे संबंधित है, गांव से संबंधित है। इसके अलावा अगली विशेषता है कम उत्पादन। हालांकि भारत की तुलना में यहाँ पर उत्पादन ज़्यादा होता है, लेकिन अन्य देशों की तुलना में प्रति हेक्टेयर उत्पादन की बात करें तो कम उत्पादन प्राप्त होता है। विशेषतः प्रति व्यक्ति उत्पादन क्या है यहाँ पर, कम है, क्योंकि जनसंख्या ज़्यादा है तो प्रति व्यक्ति उत्पादन है वो कम हो पाता है, प्रत्येक व्यक्ति के हिस्से में उत्पादन कम हो पाता है। इसके अलावा मानसून पर आधारित कृषि है, तो मानसून जब वर्षा सही नहीं होती है तो उस समय भी क्या है, यहाँ पर उत्पादन कम होता है। इसके अलावा रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों, खादों का प्रयोग कम हो पाता है जिन क्षेत्रों में, वहाँ पर भी उत्पादन कम होता है। तो कम उत्पादन भी भारत की कृषि के समान इसकी विशेषताएँ कह सकते हैं, इसकी कमी भी हम कह सकते हैं। अब अगले क्लास में हम चीन की जो प्रमुख फसलें हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, जैसे चावल है, गेहूँ है या अन्य फसलें हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।